हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर, और एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं अपनी सुपर 25 सीरीज का लेक्चर नंबर 28 लेकर। और जैसा कि आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया है और हम यहां तक पहुंच पाए हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दिया करिए और शेयर करेंगे तो कर भला तो हो भला। ठीक है दोस्तों, इसी लाइन के साथ अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जोश कम नहीं होना देना चाहिए। चलिए, लिखा हुआ है रुधिर दाब नियामक ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि आखिर क्वेश्चन सीधा बनता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, रुधिर दाब को नियंत्रित करती है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि। क्या होता है एड्रीनल ग्रंथि? जैसा कि आप जानते हो कि एड्रीनल ग्रंथि जो होती है इसके दो पार्ट होते हैं। आपको बताना चाहेंगे, इसके दो पार्ट हैं। एक तो होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। क्या बोला? कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। ठीक है, तो याद रखना कि इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनेलिन, और इसी हार्मोन को बोलते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन। ठीक है, लड़ो या उड़ो हार्मोन, या फिर आप ये कह लो इमरजेंसी ग्लैंड भी कहलाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी होती है तो भी आप आंसर क्या देंगे? एड्रीनल ग्लैंड होती है। और अगर पूछा जाए कि रुधिर दाब नियामक ग्रंथि कौन सी है, ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? एड्रीनल ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली पहली बात आपके सामने क्लियर हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सीधी टू द पॉइंट बात करेंगे और आपको समझा के वीडियो को एंड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। लिखा है दोस्तों पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी मतलब ये हुआ कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर हम और आप फलों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। मतलब फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स कह सकते हो, फलों का अध्ययन होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। क्लियर हो गई दोस्तों बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नाम दिया गया दोस्तों वर्गीस कुरियन, बहुत अच्छा नाम अपने आप में, वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन आता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? फिर से सुनिए, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आंसर क्या होता है? वर्गीस कुरियन। और अगर यह पूछा जाए कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तो आपका उत्तर होगा दुग्ध उत्पादन से या दूध के उत्पादन से। क्लियर हो गया ना दोस्तों? 3 पॉइंट्स क्लियर है। बिना एक्स्ट्रा बातें किए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आपका और हमारा समय बहुत कीमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट लगा दोस्तों निम्फ। अब ये निम्फ क्या है? तो याद रखें कि निम्फ एक लार्वा अवस्था है जो कि कॉकरोच की लार्वा अवस्था है। क्या है दोस्तों? कॉकरोच की लार्वा अवस्था है जिसका नाम क्या होता है? निम्फ होता है। और इसी लार्वा अवस्था के बाद ही ये कॉकरोच पूरा वयस्क बनता है जिसको हम और आप पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुए 4 पॉइंट और उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपने लिख भी लिए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों एम्फीबियन पौधे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीधा सीधा पूछा जाता है कि एम्फीबियन पौधे किस वर्ग में रखे जाते हैं या किस समूह में रखे जाते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक पादप समूह का नाम सुना होगा, ब्रायोफाइटा। क्या नाम है दोस्तों? ब्रायोफाइटा। तो इसके अंदर जो पौधे रखे जाते हैं वो कैसे होते हैं? एम्फीबियन पौधे होते हैं। एम्फीबियन का मतलब आपको मालूम होगा, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उभयचर। ठीक है, तो पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? तो याद रखना कि ये इसका उत्तर होता है ब्रायोफाइटा को। इसको कैसे समझेंगे कि ये पौधे जो होते हैं ये बहुत नम स्थानों पे उगते हैं। अब नम स्थान है, इसका मतलब नम में क्या होगा? जल भी होगा और सूखा भी होगा थोड़ा सा। तो चूंकि नम स्थानों पे हैं और मतलब सूखे में भी हैं और नम में भी हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को नम का मतलब क्या होता है। तो ऐसे स्थानों पे उगते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियन पौधे बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मतलब किस समूह में आ जाएंगे? ब्रायोफाइटा में आ जाएंगे। और हमें आप अभी हमारे कमेंट बॉक्स में चाहे कहीं से भी सर्च करके बताइए कि ब्रायोफाइटा का मेन एग्जाम्पल क्या होगा। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन ब्रायोफाइटा का मेन एग्जाम्पल क्या होगा ये आप लोग हमें अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों राइजोम। अब राइजोम क्या होता है तो आपको बताना चाहेंगे कि आपने नाम सुना होगा तनों के बारे में, और तनों में भी एक होते हैं कंद। कंद को हम लोग बोलते हैं ट्यूबर।
इसी तरीके से दोस्तों एक तने होते हैं प्रकंद, क्या बोलते हैं, प्रकंद। प्रकंद को क्या बोला जाता है, राइजोम बोला जाता है। और इसके जो उदाहरण हैं वो हो जाएंगे अदरक और हल्दी। तो अगर पूछा जाए कि राइजोम तनों के उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, अदरक और हल्दी। और अगर पूछा जाए आपसे कि कंद प्रकार के तने का उदाहरण क्या होता है, तो इसका उत्तर होता है दोस्तों आलू। सबसे मेन उदाहरण क्या खूब पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि कंद प्रकार का तना है तो आलू। और अगर पूछा जाए प्रकंद प्रकार का तना है, प्रकंद ये जो लिखा है इंग्लिश में राइजोम बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, अदरक और हल्दी। ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, एक एक मिनट यूज कर लूंगा। लिखा हुआ है सोलेनम ट्यूबेरोसम, अभी अभी मैंने आलू का नाम लिया था और आगे अगला क्वेश्चन सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो याद रखना कि आलू का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो आपके सामने लिखा है सोलेनम ट्यूबेरोसम होता है। क्लियर हो गया ना दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्याज काटते समय जलन, मतलब कि प्याज काटते समय जो आंखों में जलन होती है वो किस कारण से होती है। दोस्तों कुछ ही दिन पहले मैंने शायद व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे एक फोटो देखी है, फोटो देखकर मजा आ गया कि कोई लड़का है वो प्याज काट रहा है और हेलमेट लगा के प्याज काट रहा है। ठीक है, अब समझ गए होंगे हेलमेट क्यों लगा रखा उसने, कि उसकी आंखों में उसकी झरप ना लगे, इस वजह से उसने हेलमेट लगा लिया था। कुछ ऐसी पिक्स आ जाती है कि बड़ा मजा आता है देखने में। ठीक है, तो वो जो झरप है उसकी आंखों में लग रही है उस लड़के की, वो किस वजह से है, तो इसका उत्तर होता है दोस्तों सल्फर की वजह से। ठीक है, जिसको तुम लोग गंधक बोलते हो, तो सल्फर होता है चूंकि प्याज के अंदर, इसलिए या प्याज में या लहसुन में जो सल्फर होता है उस वजह से हमें जो आंखें होती हैं उनमें जलन महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा सल्फर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों कपास का प्रमुख घटक, मतलब यह हुआ कि कपास से हमें क्या मुख्यतः प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर है दोस्तों सेल्यूलोस। ठीक है, तो कपास से हमें मेनली सेल्यूलोस प्राप्त होता है। कपास का मुख्य घटक कौन होता है, सेल्यूलोस होता है। और आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आपको मालूम होगा कि सेल्यूलोस एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में भी ये एक टाइप का पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में भी ये कैसा होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों निकोटीन और फिर लिखा है कैफीन। अब निकोटीन क्या होता है, तो याद रखना कि तंबाकू में जो पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, तंबाकू में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा हो, टोबैको में, तो वो कौन सा होता है, निकोटीन। और अगर पूछा जाए कॉफी में क्या पाया जाता है, तो आंसर होगा कैफीन। ठीक है, कॉफी में कैफीन। और अगर कभी इन केस अगर आ जाए क्वेश्चन कि अफीम में क्या होता है, तो याद रखना अफीम में मॉर्फिन होता है। ठीक है, अफीम जो पौधा होता है उसमें क्या नशीला पदार्थ है या कुछ भी कह लो, तो वो जो पदार्थ का नाम है वो है मॉर्फिन। तो क्या तीन बातें क्लियर हो गई कि तंबाकू में क्या हो गया, निकोटीन, उसके बाद कॉफी में क्या हो गया, कैफीन, और अभी मैंने आपको बता दिया कि अफीम में क्या है, तो वहां पे मॉर्फिन होता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों दो पॉइंट एक जैसे लिखे हुए हैं, आपको दोनों एक साथ बता दे रहे हैं। लिखा है स्फिग्नोमैनोमीटर। उम्मीद है ये वाला पॉइंट तो वैसे आपको आता होगा कि जो हमारा शरीर का रुधिर दाब होता है, जो रक्तचाप होता है, उसको नापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और अगर पूछा जाएगा कि वायुमंडलीय दाब, ठीक है, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है, उसका मापन किससे करते हैं, उसे किससे नापते हैं, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। तो स्फिग्नोमैनोमीटर काय के लिए हो गया, रुधिर दाब के लिए। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर देखते भी होंगे आप लोग, डॉक्टर इस तरीके से यहां पे बांध के और फिर वो जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा दोस्तों, बैरोमीटर, इससे वायुमंडल का दाब पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आधा वीडियो हो गया, आधा और बचा, बस इतना साथ दिया तो साथ पूरा करिए। वीडियो को एंड करते हैं मिलके। अगला क्या लिखा दोस्तों, प्याज परिवर्तित रूप है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आखिर प्याज किसका परिवर्तित रूप है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर में आएगा जड़, तना, पत्ती या फूल या कुछ भी आ जाएगा, तो इसका उत्तर होता है दोस्तों कि प्याज एक तरीके का तने का परिवर्तित रूप है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तने हमेशा तीन टाइप के होते हैं। एक तो वो तने जो सीधे हवा में गति करते हैं, एक वो तने जो जमीन के साथ साथ गति करते हैं, जिसको तुम अर्धवायवीय कहते हो, जो हवा में है ऊपर की तरफ, उनको कहते हैं वायवीय।
और जो तने भूमि के समानांतर गति करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अर्धवायवीय, और कुछ तने ऐसे भी होते हैं जो जमीन के नीचे गति करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं भूमिगत तने। और आप समझ गए होंगे कि तना जो है, जो प्याज है, वो कैसा होगा, वो एक तरीके का भूमिगत तने का उदाहरण होता है। तो यहां पे हो गया प्याज। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात भी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है केले के पौधे की जड़। सीधा क्वेश्चन बनता है कि केले के पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो दोस्तों याद रखना, एक स्पेशल टाइप की जड़ें होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं श्वसन मूल। क्या कहते हैं दोस्तों? श्वसन मूल कहते हैं। याद रखना, श्वसन मूल का मतलब कि ऐसी जड़ें जो आवश्यकता पड़ने पर श्वसन कर सकती हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर श्वसन की प्रक्रिया में भाग ले लेती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन मूल कहते हैं। और क्वेश्चन था केले की पौधे की जड़ें कौन सी होती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन मूल हो जाएगा। आगे बढ़ रहे दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में क्योंकि पॉइंट जल्दी जल्दी क्लियर होते चल रहे हैं, समय की भी बचत हो रही है और बातें भी दिमाग के अंदर पहुंच रही हैं। लिखा हुआ है गुलाबी क्रांति। आखिर गुलाबी क्रांति का क्या मतलब है? तो याद रखना, इसके आंसर दो हो सकते हैं। पहला तो आंसर है दोस्तों प्याज से ही। ऐसा नहीं लग रहा आज प्याज कुछ ज्यादा ही आ रहा है ना? कोई बात नहीं भैया, आज नीचे जाके प्याज की सब्जी खा लेंगे। नीचे जाके इसलिए बोला क्योंकि ये जो मेरा रूम है ये छत पे है, ठीक है, तो इसलिए ये मैंने बोल दिया। प्याज की सब्जी हो सकता है बनी होगी, खैर जो भी है खाएंगे जाके। फिलहाल तो गुलाबी क्रांति तो प्याज से भी संबंध होता है, और दूसरा आंसर होगा झींगा मछली, उससे भी इसका संबंध होता है। लेकिन माफी चाहूंगा, मैं झींगा मछली नहीं खा सकता क्योंकि मैं चाइनीज नहीं हूं, ठीक है। चाइना में तो उस दिन एक वीडियो देख रहा था मैं, बड़ा शौक है मुझे म्यूजिक सुनने का, वीडियोस देखने का, तो वहां पे देख रहा था कि चाइना में मतलब पता नहीं क्या क्या खा लिया जाता है। मतलब मैं, हो सकता है कि आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊंगा उस तरीके की चीजें। बिच्छू था, ठीक है, या फिर जो कांतर होती है जिसको आप सेंटीपीड बोलते हो, वो हुआ। मतलब हो सकता है कि जो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं वो लोग खा लेते हैं। जरा सोचो, एक पफर फिश होती है, कभी आपने सुना होगा पफर फिश, मतलब ऐसी फिश होती है जिसे अगर आप पानी से निकालोगे तो एकदम फूलने लगती है इस तरीके से। सबसे जहरीली मछली मानी जाती है। उस तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, उस तक को एक बढ़िया शेफ के द्वारा बनवाया जाता है और फिर समझ में आ गया होगा, खाया जाता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएंगे? दो आंसर। पहला आंसर है प्याज और दूसरा आंसर है झींगा मछली। दोनों में से एक आपको आंसर में मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए तो टिक लगा आना, ठीक है दोस्तों। अगला क्या लिखा हुआ है? IARI। IARI का पूरा मतलब है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत कृषि अनुसंधान संस्थान ये है। तो ये कहां पे है? तो बहुत सिंपल आंसर है, नई दिल्ली में। कहां पे है दोस्तों? नई दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। पॉइंट क्लियर दोस्तों? पॉइंट क्लियर तो बात आगे बढ़ेगी। लिखा हुआ है विविपेरी। विविपेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार मैंने ऐसे पेपरों में देखा है। विविपेरी क्या होता है? पितृस्थ अंकुरण क्या होता है? तो मैं आपको ये केवल बात करके बताऊंगा, स्पीड में नहीं बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा, एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए। सुनिए ध्यान से। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि उन स्थानों पर उगते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से कभी कभी बीजों का अंकुरण फलों के अंदर ही हो जाता है। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा कि कभी कभी बीजों का अंकुरण फलों के अंदर ही हो जाता है, और बीजों का अंकुरण फलों के अंदर हो जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं पितृस्थ अंकुरण कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है नारियल। अगर पूछा जाए कि पितृस्थ अंकुरण का उदाहरण दीजिए तो आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, नारियल। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखा दोस्तों क्रिप्टो गेम्स। अब आखिर क्रिप्टो गेम्स क्या हैं? तो आपको मैं यहां पे एक छोटा सा चार्ट आज बनाऊंगा आपके लिए, जिससे आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि पादप जगत जो होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं क्रिप्टो गेम्स। याद रखना, पहला जो पार्ट है पादप जगत को जिसमें बांटा गया है वो है क्रिप्टो गेम्स, यहीं पे जो लिखा है। और दूसरा होता है दोस्तों फेनेरो गेम्स। क्या होता है? फेनेरो गेम्स। ठीक है, असल में क्रिप्टो गेम्स को हम लोग कह सकते हैं अपुष्पी पादप। अपुष्पी का मतलब समझ गए कि जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं। और दूसरा क्या हो गया? फेनेरो गेम्स, इसका मतलब होता है कि पुष्पी पादप, मतलब कि जिनमें पुष्प लगते हैं। तो जिनमें पुष्प नहीं लगेंगे अपुष्पी, उन्हें कहते हैं क्रिप्टो गेम्स, और जिनमें पुष्प लगते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फेनेरो गेम्स। अब याद रखें कि इसके अंदर भी 5 समूह हैं, कुल मिला के 5। भाई पादप को 5 समूह में ही तो बांटा गया है।
जो पादप है उन्हें 5 ही समूह में तो बांटा है। अब वो 5 कैसे हैं, उसमें से 3 आते हैं क्रिप्टोगेम्स के अंदर, मैं केवल जगह की कमी है इसलिए मैं बोल दे रहा हूं मुंह से, और 2 आते हैं फेनेरोगेम्स के अंदर। क्लियर हो गया ना, कुल मिला के 5 थे। तो याद रखना थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अभी मैंने लिखा भी था शायद ये वाला ब्रायोफाइटा, ठीक है। हाँ, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये 3 किसके अंदर आएंगे, क्रिप्टोगेम्स के अंदर। और अब आ जाओ पुष्पी पादपों में, इसके अंदर आते हैं आवृत बीजी और अनावृत बीजी, मतलब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है दोस्तों, तो पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स। अपुष्पी पादप, पुष्पी पादप, क्रिप्टोगेम्स 3 भागों में बट गया। कौन कौन सा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और जो फेनेरोगेम्स है ये कितने भागों में बटा, तो 2 भागों में बटा। एक तो है आवृत बीजी, एक है अनावृत बीजी, मतलब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं बिना देर करे। तो दोस्तों लिखा है कि किस मिट्टी का केशिकात्व सर्वाधिक होता है। केशिकात्व का मतलब यह हुआ कि किससे जल जल्दी नीचे पहुंचेगा या फिर मिट्टी के माध्यम से पेड़ पौधे इसे अवशोषित कर पाएंगे। ठीक है, तो नीचे भी जाएगा जमीन के और नीचे से ऊपर भी पेड़ पौधे इसे आसानी से ले सकते हैं। या कह लो कि किस मिट्टी का केशिकात्व सर्वाधिक होता है, तो इसका उत्तर है दोस्तों चिकनी मिट्टी का। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि कौन सी मिट्टी पेड़ पौधों के लिए सबसे अच्छी होती है, या कह लो कि किस मिट्टी में सबसे अच्छा केशिकात्व होता है, तो इसका आंसर क्या होता है, चिकनी मिट्टी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों सैरोगेट माता। क्वेश्चन बन जाता है कि सैरोगेट माता क्या होता है, तो मैं सिंपल, ज्यादा देर नहीं करूंगा, सिंपल एक लाइन में बोल दूंगा कि ऐसी स्त्री जो कि अपने गर्भ को किराए पर देती है। समझ में आ रहा होगा ना कि भाई आप जो बच्चा पैदा होगा इस गर्भ से वो आप ले लीजिए, पहली बात। और उसके बाद फिर वो स्त्री मतलब अपने रास्ते पे और आप अपने रास्ते पे। आपने पिक्चर देखी होगी चोरी चोरी चुपके चुपके, और चोरी चोरी चुपके चुपके में आपने प्रीति जिंटा का किरदार भी देखा होगा। तो प्रीति जिंटा जो थी वो क्या थी, वो एक तरीके की सैरोगेट माता मानी जाएगी, क्योंकि उसने सलमान खान और रानी मुखर्जी को अपनी जो गर्भ था उसको किराए पर दिया था और उन्हें बच्चा अपना दे दिया था, और फिर वो अपने रास्ते और ये दोनों लोग अपने रास्ते। तो यहां पे प्रीति जिंटा को सैरोगेट माता कहा जाएगा। बता, ऐसा लग रहा है मैंने कोई जैसा नहीं बुक में एग्जांपल लिखा होता इस तरीके से बोला हो। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास जो एग्जांपल आया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऐसा कोई एग्जांपल बुक में तो है नहीं, केवल आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है भाई, चलो आगे लिखा है दोस्तों क्रोमोसोम बने होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर क्रोमोसोम बने किसके होते हैं, गुणसूत्र बने किसके होते हैं। तो इसका उत्तर याद रखना कि एक तो होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, और एक होते हैं प्रोटीन, और उन प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। तो आंसर क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम बने होते हैं, किसके बने होते हैं, डीएनए के, आरएनए के, और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। इन 4 चीजों के बने होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है कि अधिकांश पादप विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो विषाणु होता है, वायरस होता है, वो 2 ही चीजों का बना हुआ है, या तो प्रोटीन होगा या न्यूक्लिक अम्ल होगा। प्रोटीन तो सबके पास होता है, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या तो डीएनए होता है किसी वायरस के पास में, या फिर आरएनए होता है। मतलब कि किसी भी वायरस के पास में एक ही चीज मौजूद होगी, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और प्रोटीन सबके पास में है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये कह रहा है कि अधिकांश पादप विषाणुओं की बात हो रही है, मतलब प्लांट वायरस की बात हो रही है, का आनुवांशिक पदार्थ। इसका उत्तर होगा दोस्तों आरएनए। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि अधिकांश पादप विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो आंसर हो जाएगा आरएनए। और अगर पूछा जाए कि अधिकांश जंतु विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, तो आप समझ गए होंगे डीएनए। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात क्लियर हो चुकी है। चलिए क्लियर हो चुकी है तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है नेफ्रोलॉजी का संबंध है, और नेफ्रोलॉजी मुझे शायद समझाना नहीं पड़ेगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किडनी जो होती है, जो हमारे वृक्क होते हैं, उसकी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन से ही क्या बन गया, नेफ्रोलॉजी बन गया। और नेफ्रोलॉजी का संबंध है किससे होगा, किडनी से होगा, हमारे वृक्क से होगा। क्लियर हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया। तो फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा है एनेस्मिया। बहुत अच्छे बात, बहुत नया क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, एनेस्मिया। एनेस्मिया का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसी बीमारी हो गई हो कि उसे सूंघने में प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब कि सूंघने की क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं घ्राण शक्ति। घ्राण शक्ति को क्या बोलते हैं, स्मेल पावर बोलते हैं। तो उसमें अगर कमी आने लगती है, उसे हम किसी भी चीजों को नहीं सही से सूंघ पाते हैं, तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं,
एनेस्मिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो दोस्तों मस्तिष्क का भार पुरुष और मादा में अलग अलग बताया गया है। अगर हम बात करेंगे किसी पुरुष की तो लगभग 1450 के आसपास होगा, ग्राम में है ये, 1450 ग्राम के आसपास होता है। और अगर हम बात करें किसी स्त्री की तो इसमें होता है लगभग 1350 ग्राम। लेकिन यहां पे अब तुम लोग किसी भी लड़की को, कभी स्त्री को चिढ़ाओगे नहीं कि तुम में दिमाग कम है, क्योंकि वो भी हमारा बराबरी कर रही है। बात दिमाग की कमी की नहीं है, बात उसे यूज करने की है, क्योंकि आप भी जानते हो कि अभी तक इतना पूरा दिमाग, इतना तो क्या चाहे 1450 लड़कों के पास क्यों ना बना रहे, आज तक पूरा यूज कर पाया किसी ने, नहीं कर पाया। तो इस बात पे एतराना नहीं कि तुम्हारे पास, लड़कों से कह रहा हूं मैं कि तुम्हारे पास अगर दिमाग ज्यादा है तो तुम मतलब कुछ ज्यादा यूज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपना 1450 छोड़ो, 4% भी यूज नहीं कर पा रहे होगे, चिढ़ा नहीं रहा हूं, कर पा रहे होगे, लेकिन समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। खैर बातों को खत्म करते हैं, तो समझ में आ गया ना। तो अगर बात करी जाए एवरेज की तो वो होता है लगभग 1400 ग्राम। तो अगर पूछा जाए कि एवरेज भार कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। और अगर पूछा जाए कि पुरुषों में कितना, तो 1450, और स्त्रियों में कितना, 1350। ठीक है, चढ़ाएगा कोई भी नहीं। फिलहाल इतनी बातें दोस्तों क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और जय हिंद, जय भारत।